दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 4 जून की तारीख का सबको बेसब्री से इंतजार है। और ये इंतजार किस लिए? इंतजार इसलिए क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बहुत बड़े बदलाव या सत्ता के शीर्ष पर व्यवस्था को फिर से 5 साल के लिए, सत्ता को फिर से 5 साल के लिए कायम रखने की मंशा, इन दोनों के बीच की जो जद्दोजहद है, इसका क्लाइमेक्स 4 जून को आना है। इंतजार इंडिया गठबंधन को भी 4 जून का है, इंतजार एनडीए गठबंधन को भी 4 जून का है, इंतजार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी 4 जून का है। तो 4 जून का इंतजार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी है। लेकिन क्या इन चारों को ही 4 जून का इंतजार है? जी नहीं। 4 जून की तारीख का इंतजार हर उस राजनीतिक दल को है जिसे अपने स्कोर सेटल करने हैं। हर उस राजनीतिक दल के साथ हर उस इलाके को है, हर समाज के उस तबके को है जिसके अपने मुद्दे इस सरकार से पूरे नहीं हुए हैं और उन मुद्दों को पूरा करवाना चाहता है। चाहे वो अग्निवीर वाले हो, चाहे वो ओपीएस वाले हो, चाहे वो एमएसपी गारंटी वाले हो, चाहे वो दलित चेतना वाले हो, चाहे जाति जनगणना वाले हो, चाहे 1 लाख रुपए जिन्हें राहुल गांधी से मिलने हो शिक्षित बेरोजगारों को सालाना, या जिन्हें 30 लाख वैकेंसियों की आस हो। और इन सबसे ज्यादा 4 जून की तारीख का इंतजार किसी को है तो आज तो खुल्लम खुला ऐलान ही कर दिया तेजस्वी यादव ने, सबके सामने सरेआम, एकदम बोल्डनेस के साथ जिसे कहते हैं, सबके सामने कह दिया कि 4 जून को के बाद 4 जून की तारीख का धैर्य के साथ इंतजार कीजिए। पिछड़ों के हित में, देश के हित में, अपनी पार्टी के हित में नीतीश कुमार फैसला लेंगे। बिहार की राजनीति पलटने के लिए मशहूर रही है। 3 राजनीतिक दल लंबे समय से पलटते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पलट जाती है और पलट के कभी बीजेपी के साथ चली जाती है तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली जाती है। राष्ट्रीय जनता दल पलट जाती है, कभी नीतीश कुमार के साथ आ जाती है तो कभी नीतीश कुमार का साथ छोड़ देती है। भारतीय जनता पार्टी पलट जाती है, कभी नीतीश कुमार के साथ आ जाती है तो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर विपक्ष में बैठ जाती है। पलटने के इस खेल में, पलटने वाली सियासत में सिर्फ एक व्यक्ति पूरी तरह से अपनी सत्ता पर केंद्रित है। वो पलटने के तमाम आरोपों के बीच पलटने का सबूत नहीं छोड़ रहा, तो उनका नाम नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार अनवरत रूप से सत्ता में बने हुए हैं, पलटने के खेल के बीच बने हुए हैं। भले ही लोग उन्हें पलटू राम का नाम दें, भले ही उनके बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन सत्ता में वो अनवरत बने हुए हैं। और अनवरत सत्ता में बने रहने की इस कला को ही कई लोग पलटने की कला कहते हैं। लेकिन अब तक जो भी पलटी नीतीश कुमार की हुई है, जो भी फैसले उन्होंने लिए हैं, वो बिहार के लिए, जैसा उनका दावा है कि बिहार के लिए किया। कितनी पूरी करा पाए वो आप सबने देखा कि कितनी पूरी करा पाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो गए थे तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में और उसके पहले भी ये कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 2017 में नीतीश कुमार के साथ गए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 2018-19 में तो वो भी देखने को मिला जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करते हुए पटना में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शुमार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दीजिए, तो प्रधानमंत्री ने उसको सिरे से नकार दिया। फिर 2020 में क्या खेल हुआ? चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को साथ देते हुए जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कराने में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही। बीजेपी के कैडर जमीन पर सहयोग करते दिखे और कुछ कैडर तो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते भी दिखे। पार्टी से दिखाने के लिए निकाले भी गए और बाद में वापस भी आ गए। नतीजा, जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर पहुंची। वो धक्का नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चुनाव के बाद उन्होंने कहा भी कि चुनाव में दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पता ही नहीं चल पाया। ये बात और है कि कहने की बात कुछ और होती है, वास्तविकता में सबको पता था कि नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है वो बखूबी नीतीश कुमार को पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि 122 के नंबर का जुगाड़ करना बिहार की असेंबली में उनकी प्राथमिकता थी, भले ही उनके नंबर कम हो रहे थे। आज वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है।
2022 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए, 2024 की जनवरी में साथ छोड़ा, मन नहीं लग रहा था वहां इसलिए साथ छोड़ा। इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखने के बावजूद इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कहने का काम नीतीश कुमार ने इस साल जनवरी में किया। तो क्या वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था? भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देने के लिए तेजस्वी यादव के चच्चा ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव खेला कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़े और उन 17 सीटों में ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज करती हुई दिखे, क्योंकि राम मंदिर के मोमेंटम के बाद खतरा बड़ा था। लोगों को लग रहा था कि एक व्यापक हिंदुत्व का उभार, चुनावी हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा ज्वार उठ सकता है और उस ज्वार में दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं झुलस सकती है। यह खतरा लोगों को दिखाई दे रहा था और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगी दलों के साथ 32-33 सीटों पर चुनाव लड़ती तो हो सकता था 25-26 जीत लेती। ये खतरा दिखाई दे रहा था। जीतती या नहीं जीतती वो बात अलग है। नीतीश कुमार साथ आए और भारतीय जनता पार्टी ने भी हालात को समझते हुए, रिस्क लेने की बजाय हालात से समझौता करते हुए 17 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, क्या इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई दम है? क्या नीतीश कुमार ने कोई सह और मात की सियासत का खेल बिल्कुल चिराग मॉडल से भी 2 कदम आगे बढ़कर खेल दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैप में फंस गई है? आखिर होगा क्या 4 जून को, और ये पूरी बिसात कैसे बिछी है? मैंने ट्वीट भी किया था, कई लोगों को उस ट्वीट पर आपत्ति भी थी। जमीनी हकीकत से जो लोग वाबस्ता नहीं थे उन्हें इस चीज से आपत्ति थी कि शायद ऐसा नहीं हो रहा है। सब लोग जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को गौन केस मान रहे थे इस चुनाव में, लेकिन हालात उलट गए। बिहार में आज की सबसे बड़ी सच्चाई, नंबर में नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, एग्जिट पोल वाले भले ही 1 जून को बता दे नंबर, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बिहार में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में जनता दल यूनाइटेड जीत कर आ रही है। अब वो 11 सीटें जीते, 12 जीते, 13 जीते, 14 जीते, 15 जीते, जो भी जीते अपनी 16 सीटों में से, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार की लोकसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में दूसरे नंबर का संघर्ष है और इस बात को चाहे इंडिया गठबंधन के घटक दल हो या इंडिया गठबंधन के नीति नियंता हो, चाहे एनडीए गठबंधन जो मोटे तौर पर बीजेपी एंड कंपनी कह सकते हैं, बीजेपी एंड अलायंस पार्टनर, ये बीजेपी के लोग हों, सबको पता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने ग्रामीण सीटें ज्यादातर चूज की और उन ग्रामीण सीटों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर जेडीयू के बरक्स हम बीजेपी की बात करें तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आधे पे गिरेगी या आधे से कम पे गिरेगी, कोई नहीं बता सकता। दूसरे चरण में जनता दल यूनाइटेड की सीटें थी सारी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की सीटें थी, लोजपा की सीटें थी, जीतन राम मांझी की सीट थी, जेडीयू की सीट नहीं थी। तीसरे चरण में सबकी सीटें थी और जेडीयू को छोड़कर सबकी सीटें बुरी तरह फंसी दिख रही हैं। चौथे चरण में भी कई केंद्रीय मंत्रियों की सीटें फंसी दिख रही हैं जो बीजेपी कोटे के हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड की अहमियत का एहसास क्या तेजस्वी यादव को एक दिन में ही हो गया है? जी नहीं, ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये जो भी हुआ है ये लंबे समय से ऐसा लगता है कि प्री प्लान्ड था। आप आरजेडी की कैंडिडेट लिस्ट देखें, किस कम्युनिटी पर सबसे ज्यादा फोकस है, किस समुदाय पर फोकस है? सम्राट चौधरी की बिरादरी पर फोकस है, कुशवाहा पॉलिटिक्स पर फोकस है आरजेडी का। और कैसे फोकस है? जैसे जनता दल यूनाइटेड के जो 3 कुशवाहा कैंडिडेट है वहां से कोई कुशवाहा नहीं लड़ना चाहिए। कुशवाहा कैंडिडेट लड़े तो भाजपा लोजपा के खिलाफ लड़े, जेडीयू के खिलाफ नहीं लड़े। इस ढंग से फोकस किया गया है, यानी नीतीश कुमार के कुशवाहा कैंडिडेट को कुशवाहा समुदाय का पूरा वोट मिले और राष्ट्रीय जनता दल के कुशवाहा कैंडिडेट को सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार भाजपा का चेहरा है, उनके खिलाफ ज्यादातर कैंडिडेट है, यानी डेंट लगे
तो सम्राट चौधरी के बेस में लगे। क्या ये बिना नीतीश कुमार की सहमति के हो रहा था? और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के बयानों को देखिए, लगातार लालू परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं। कई बार बिलो द बेल्ट उनके बयानों को मान सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की ये प्रवृत्ति नहीं रही है कि वो बिलो द बेल्ट जाकर किसी के ऊपर कोई बात कहे। नीतीश कुमार अक्सर बेहद धीर गंभीर और संयमित भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं, वही उनकी यूएसपी है। लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार पर पर्सनल अटैक करते दिखे। तो क्या यह कोई स्ट्रेटजी है कि उनके कितने बाल बच्चे हैं? लालू यादव खुद जेल गए, चारा घोटाले में फंसे, तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तमाम बातें वो कह रहे हैं। और उनके ये सब कहने का मतलब क्या है? राष्ट्रीय जनता दल के जिस यादव वोट बैंक में 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 19 में बहुत बड़ा डेंट बीजेपी ने लगाया था, 40% के ऊपर का डेंट लगा दिया था, उस वोट बैंक को नीतीश कुमार के बयान से कंसोलिडेट होने में, इकट्ठा होने में, तेजस्वी यादव के पीछे मजबूती से खड़े होने में बहुत बड़ा काम कर रहा है उनका वो बयान। उससे बहुत मदद मिल रही है तेजस्वी यादव और लालू यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली ये बयान दे रहे हैं? कईयों को शक होना स्वाभाविक था। लोग उस एंगल से सोच भी रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार पर्सनल अटैक कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के लिए चाचा ही सब कुछ है। हिंदुस्तान की राजनीति में इतना बेहतरीन विपक्ष तो मैंने कहीं देखा नहीं कि जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, मुख्य विपक्षी दल का नेता, वो भी चुनाव में इतनी दरियादिली दिखाए कि वो हमारे गार्जियन है, जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, पूरा सम्मान है, रहेगा। और आज तो तेजस्वी यादव ये कह गए कि पिछड़ों के हित के लिए और अपनी पार्टी के हित के लिए 4 जून का इंतजार कीजिए, चाचा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। पिछड़ों के हित की बात तेजस्वी यादव ने क्यों की? क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में, उदयपुर चिंतन शिविर में यह डलवाया कि देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। नॉर्मल सेंसस भी, यानी सामान्य जनगणना भी 2021 से पेंडिंग है। तो जब जाति जनगणना होकर रहेगी, और जाति जनगणना का आइडिया ही नीतीश कुमार का फ्लोट किया हुआ है, यह नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की बुनियाद रखी, बिहार में करा कर दिखाया, आंकड़े जारी किए, हर जाति के अंदर गरीब परिवारों की संख्या को चिन्हित कर सार्वजनिक डेटा उपलब्ध कराया। जब बात जाति जनगणना की होगी तो क्या नीतीश कुमार के सामने दूसरा विकल्प बचेगा क्या कि वो इंडिया गठबंधन का साथ न दे? दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार के 16 सांसद या 14 सांसद या 12 सांसद जो भी जीत कर आ रहे हैं, हो सकता है उनके साथ चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव के बाद अपने गठबंधन को, एनडीए को टाटा बाय बाय कह दे? तो क्या इन दोनों के बिना दिल्ली में कोई सरकार बनती दिख रही है क्या? जिस तरफ लोकसभा जा रही है, बिना नीतीश कुमार, बिना चंद्रबाबू नायडू के कोई सरकार बनती दिख रही है क्या? हो सकता है कि बन जाए, लेकिन फिलहाल मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की अहमियत का अंदाजा उस दौर में आया है जिस दौर में चुनाव अंतिम चरण में है। बिहार की 40 में 32 सीटों पर चुनाव हो चुका, और चुनाव 32 सीटों पर हो चुका तो आमतौर पर ट्रेंड भी लोगों को पता चल गया है कि 32 सीटों पर हुआ क्या है। बची कितनी सीटें? 8 सीटें। और उन 8 सीटों में कितनी सीटें जेडीयू लड़ रही है? महज 2 सीटें। 3 सीटें माले लड़ रही है इंडिया गठबंधन में। भाजपा एनडीए गठबंधन में 5 सीट लड़ रही है, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। तो 2 सीटों में तो एक नीतीश कुमार की नालंदा है और एक जहानाबाद है, जहां आरजेडी से सबसे टफ लड़ाई है। पूरे बिहार में राजद और जदयू के बीच सबसे टफ लड़ाई, जिसमें राजद को बढ़त होने की बात भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो जहानाबाद में है। ये पहले चरण के चुनाव के पहले से, नॉमिनेशन फाइल होने के पहले से, कैंडिडेट घोषित होने के पहले से लोगों को पता था कि जहानाबाद की सीट पर जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल से कड़ी टक्कर मिलेगी। तो ये पहले से पता है, पिछले चुनाव में भी मिली थी, 1700 वोटों से फैसला हुआ था। तो सवाल यह है कि जब जनता दल यूनाइटेड की 2 ही सीटें बची है, एक में जीत तय है और एक में क्या होना है सबको पता है। नालंदा में क्या होना है सबको पता है कि नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, नालंदा वो हार नहीं सकते, उनकी पार्टी नहीं हार सकती। और जहानाबाद में क्या होना है ये भी नीतीश कुमार को पता है। तो एक ऐसे मौके पर
जब नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव करीब करीब निपट चुका, तेजस्वी यादव को इस बयान को देने की क्या जरूरत थी? जाति जनगणना, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात, ये सब नीतीश कुमार के एजेंडे में रहे। और भारत के संविधान में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के बिना हिंदुस्तान के समाज की कल्पना कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। कोई विवेकशील रैशनल व्यक्ति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के बिना इस देश के गंगा जमुनी तहजीब के विविधताओं में एकता वाले इस संस्कृति वाले देश की कल्पना नहीं कर सकता। और जब बात वहां पर लाकर राहुल गांधी ने छोड़ दी है, पहले दलित प्रधानमंत्री का नारा भी हो सकता है कि 1 जून के बाद सबके सामने आना शुरू हो जाए, तो उस परिस्थिति में जब दलित प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? और जब नीतीश कुमार का रास्ता उप प्रधानमंत्री पद के लिए यदि साफ होता नजर आया इंडिया गठबंधन के फोल्ड में, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता साफ होगा। ध्यान रखिए, जनता दल यूनाइटेड और उसकी भूजा पार्टी, चर्चित भूजा पार्टी, अशोक चौधरी और संजय झा की घटती अहमियत और एक बार फिर से एंटी बीजेपी स्टांस के लिए जेडीयू में जाने जाने वाले लल्लन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की बढ़ती हैसियत जेडीयू में, ये सब कुछ इशारा कर रही है कि 1 जून का चुनाव बीतने दीजिए। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो अनायास नहीं है। और इन सब से आगे बढ़कर नीतीश कुमार के साथ 2020 में जो खेल हुआ, तो क्या नीतीश कुमार ने कोई चरखा दांव चलने की तैयारी की है? जिस चरखा दांव में भारतीय जनता पार्टी एन चुनाव के मौके पर फंस गई। कहा तो यह गया कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ इस शर्त पर गए थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, साइमल्टेनियस पोल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वादे से मुकर गई। और जब भारतीय जनता पार्टी वादे से मुकर गई, तो नीतीश कुमार वादे पर टिके रहने के लिए, गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, क्या उन्होंने कोई पंचनामा या कोई चार्टर्ड बना के दिया है, कोई एफिडेविट साइन करके दिया है? ये सारी बातें अब उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ अच्छे संबंधों की याद आने लगी है। अच्छे संबंधों की दुहाई अब वो देते हुए फिर रहे हैं कि हमारे सबके साथ अच्छे संबंध है। 9 साल 12 महीने अब करीब करीब बीत चुके। 26 मई 2014 को, यानी 10 साल पहले, 10 साल से 2 दिन ज्यादा हो गए, आज 28 मई है, किसी ने नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी नेता के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई दी। कभी आंसू भी बहाए तो उन नेता के लिए बहाए जो अपनी पार्टी को छोड़कर, राज्यसभा की सीट नहीं मिलने के कारण अपनी पार्टी को छोड़कर बंगला बचाने के लिए अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाता हो और बिना सांसद रहे साउथ एवेन्यू के बंगले में रहता हो। ऐसे लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री ने आंसू बहाए, वरना विपक्षी के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई कभी नहीं दी गई। और ये दुहाई ही अपने आप में इस बात का संकेत है कि आखिर होने क्या जा रहा है 4 जून को। तो इंतजार कीजिए 4 जून का। नीतीश कुमार सूद ब्याज के साथ 2020 के चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला लेने तो नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और फैसला नीतीश कुमार को लेना है। एक एक शब्द नीतीश कुमार के जाहिर कर रहे हैं कि बिना स्ट्रेटजी के वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। स्ट्रेटजी का खुलासा 4 जून के रिजल्ट के बाद भले ही हो, लेकिन 1 जून की शाम जब मतदान खत्म होगा, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, तो जनता दल यूनाइटेड के सुर ताल पर नजर रखने की जरूरत है कि किस तरह के सुर ताल पार्टी के अंदर से निकलने शुरू होते हैं। ये सब कुछ चंद घंटों में, चंद दिनों में आपके सामने आने वाला है। इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि चाचा और भतीजे ने मिलकर क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा गच्चा तो नहीं दे दिया है, या गच्चा देने की प्लानिंग तो नहीं रची है। कहां गई अमित शाह की चाणक्य नीति, कहां गई नरेंद्र मोदी की वो आक्रामकता, जिस आक्रामकता के तहत वो पटना में, पाटलिपुत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने का सपना सजोए बैठे थे। ये बिहार है। लालू यादव कहते हैं उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तो कौन किसको हल्दी लगाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो भी सांसद जीत करके आए, दर्जन भर के आसपास तो जीत के आएंगे ही, जो भी जीत करके आए, फिलहाल उन्हें एनडीए गठबंधन के पाले में मानकर चलना, खुद को मुगालते में रखना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।